नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव से पहले जब सरकार का अंतरिम बजट आया था तो उसमें उत्तर प्रदेश को लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपए की सौगात दी गई थी। इस बार के जो संपूर्ण बजट में यूपी को अंतरिम बजट की तुलना में 7,482 करोड़ रुपए की राशि अधिक मिली। केंद्रीय बजट में सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से लेकर रोजगार और उद्योगों तक कई विशेष प्रावधान किए हैं। रोजगार बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई सेक्टर के कई ऐलान किए गए हैं। यूपी सरकार का कहना है कि ये उपाय उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। इससे राज्य में 72 लाख नए उद्यमी बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगले 5 सालों के लिए प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी मिलता रहेगा। पूर्वी यूपी और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में प्राकृतिक खेती होती है। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का ऐलान भी है। इससे किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 1000 आईटीआई अपग्रेड करने का भी ऐलान किया। इसमें यूपी के 100 आईटीआई भी शामिल हो सकते हैं, जिससे 3.5 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। बजट में जिन 12 औद्योगिक पार्कों का ऐलान हुआ है उसमें 2 पार्क यूपी के हिस्से में भी आते हैं। पीपीपी मॉडल से आवास बनाने की योजना से यूपी में 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बजट में कर्ज गारंटी योजना से यूपी की 20 लाख इकाइयों को जीवन दान मिल सकता है। 22 लाख नए उद्यमी तैयार भी हो सकते हैं। केंद्रीय बजट में देश की 500 शीर्ष कंपनियों में, जैसा कि कहा गया है, 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का प्रावधान 5 सालों के लिए किया गया है। इसके तहत यूपी के 2 लाख युवाओं को भी लाभ मिलेगा। यूपी की योगी सरकार केंद्रीय बजट के ये सारे फायदे गिनवा रही है। इधर अखिलेश यादव का कहना है कि विकास बिहार की ओर जा रहा है, आपने यूपी को क्यों छोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार है तो डबल फायदा मिलना भी चाहिए, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रहा। ये इनके शब्द हैं। जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। विपक्ष के नेताओं ने भी यूपी को विशेष पैकेज नहीं मिलने पर अब सवाल उठा दिए। क्या बजट में यूपी की उपेक्षा का विपक्ष का ये आरोप जायज है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाओं पर नजर। कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। भाजपा की नीति और नीयत हमेशा से ऐसी रहेगी किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे खाइयाँ खोदी जाए। और ये बिना सुप्रीम कोर्ट के कुछ कहे मानते भी नहीं हैं। ना तो ये पेपर लीक मानेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट कहेगी, ना तो ये दुर्घटनाओं को स्वीकार करेंगे कि इनकी फेलियर की वजह से हुआ है जब तक सुप्रीम कोर्ट ना कहे। और अभी भी विपक्ष जब इनसे कह रहा था कि ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो इनकी ये मानसिकता बन गई हुई है कि हम जो है राजधर्म लेकर के आएंगे, राजा की तरह राज करेंगे। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लोकतंत्र है, उसकी तरह कार्य ना करके ये एकल राज्य चलाने की मंशा रखते हैं, जो इसका जो है करारा जवाब जनता ने दिया है। वित्त मंत्री के तौर पे निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट है, जो कि मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सीतारमण जी को बधाई व शुभकामनाएं। यह बजट बहुत ही संतुलित बजट है। इसने हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो या फिर व्यापारी हो। देश के अंदर किस तरीके से विकास को गति दी जाए, उसका इस बजट के अंदर खासा ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से सोना और चांदी आम जनमानस से दूर होता जा रहा था, आज करीब 6% उसके अंदर कस्टम ड्यूटी कम करके सरकार ने अपनी मंशा जताई है कि सरकार आम जनता की सरकार है। कृषि में भी अब बजट को बढ़ा के किसानों के हित में काम करने का एक दृढ़ संकल्प दिखाया है सरकार ने। स्किल इंडिया के तहत 20 लाख युवाओं को स्किलिंग कराने का प्रोग्राम भी सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आईटीआई को बढ़ाने का और उसका किस तरीके से विस्तार हो, इसके लिए भी सरकार काम कर रही है। नकारात्मक राजनीति, अच्छा काम हो तो उसे दिखाई नहीं देता, हमेशा उल्टा बाजा बजाना विपक्ष का काम हो गया। जबकि नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार का पहला बजट सर्वव्यापी है, सभी क्षेत्रों का, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि सभी एक एक छोटे छोटे वर्गों का इसमें ध्यान रखा रहा है। रोजगार पर ध्यान दिया, कृषि पर ध्यान दिया, युवाओं पर ध्यान दिया, महिलाओं पर ध्यान दिया, किसानों के आने वाले भविष्य पर ध्यान दिया।
तो ये बजट जो विकसित भारत का की परिकल्पना माननीय नरेंद्र मोदी ने उसके दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए, तो बयानों को आपने सुन लिया है। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। आंकड़े जो निकलकर सामने आए हैं ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के हिस्से में केंद्रीय बजट से काफ़ी कुछ हाथ आया है। लेकिन अब इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। आज हमारे साथ शिव सिंह भारती जुड़ रहे हैं बीजेपी से, रोहन सिंह कांग्रेस से, अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से, प्रदीप गुप्ता अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ा अमाउंट उत्तर प्रदेश के हिस्से आया है। जो अंतरिम बजट था उससे थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन कई सारे सवाल भी हैं जो लगातार उठते रहे हैं, खासतौर से उत्तरी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में। और अगर हम बात करें डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की, तो इस वक्त उत्तर प्रदेश खड़ा है, अगर हालिया जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से 31.7 पे। वही अगर हम बात करें जीएसडीपी की कि राज्य कितना कमाता है, 24.39, लगभग जो देश के सबसे बड़े राज्य है कर्नाटक, तमिलनाडु, इनकी तुलना में अगर हम कहें तो लगभग आसपास है। लेकिन हमें इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इन राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है। तो शिव सिंह जी, सवाल यही है कि एक्सपेंडिचर तो हम देखते हैं, चाहे केंद्र की तरफ से हो, राज्य की तरफ से हो, तो काफ़ी कुछ हम देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन एक लायबिलिटी भी बनी हुई है राज्य के लिए, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। शिव सिंह जी, आपसे सवाल था मेरी। आपकी सरकार है राज्य में, इसलिए रिपीट करेंगे आवाज। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं। मेरा मोटा मोटा सवाल यही था कि राज्य के पास अगर बात की जाए, एक्सपेंडिचर बहुत है, चाहे वो राज्यों की तरफ से हो या केंद्र की तरफ से भी आवंटित किया गया है अच्छा खासा अमाउंट, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, भले ही राजनीतिक कारणों से विपक्षी दल आरोप लगा रहे हो। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश अगर अच्छा कर रहा है तमाम बड़े राज्यों में, तो अगर आबादी और क्षेत्रफल की तुलना में देखें तो ये काफ़ी कम है। जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है उत्तर प्रदेश का, वो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, विपक्ष क्या कहता है उससे सरोकार नहीं है, चूंकि जब भी बजट आता है तो जो भी किया जा रहा होता है तो उसका विरोध इनको करना रहता है। लेकिन आप वास्तव में ये आप जो आपने लाइन बोली बिल्कुल सही बोली कि आबादी के लिहाज से, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है और जिन राज्यों में बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि ये राज्य का बजट नहीं है, ये पूरे देश का बजट है। जब ये पूरे देश का बजट है तो ये सारे राज्यों के बारे में विचार करके ही बजट की राशि को बढ़ाया घटाया जाता है। और जहां तक सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है, तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा अभी यूपी का बजट अभी आया है, तो उसमें निश्चित रूप से यह जो बजट है, यह जो राशि केंद्र के द्वारा दी गई है, यह उत्तर प्रदेश को बहुत आगे ले जाएगा और उत्तर प्रदेश नई प्रगति की ओर बढ़ेगा। इसको हम सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आबादी के लिहाज से बहुत कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश को जिस तरह से राशि को बढ़ाया गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। जब पूरा आप देखें पूरे विश्व की आप आर्थिक स्थिति देखेंगे तो उस लिहाज से जो भारत का बजट जो पेश हुआ है वह बहुत ही सराहनीय बजट है। ठीक, लेकिन दो तरह की चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए राज्य सरकार के सामने। एक तरफ आपको एक ऐसी आबादी है जो इतनी गरीब है कि जैसा कि योजनाओं से हम देख रहे हैं, चाहे आवास योजना हो, चाहे नल जल योजना और तमाम योजनाओं के लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में और पंचायतों में, वहाँ पर आपको ये पूर्तियाँ करनी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और ऐसी आबादी है जिनके लिए रोज़गार एक बड़ा मुद्दा है। इनकी ज़रूरत सबसे बड़ी है कि आज उनके हाथ में रोज़गार मिल सके। यही सवाल मायावती जी से लेकर अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि इस वर्ग के लिए क्या जो घोषणाएं की गई केंद्रीय बजट में, उसमें उत्तर प्रदेश के हिस्से कितनी आएगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बजट का विषय है जी, उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर, वो चाहे स्टार्टअप से हो चाहे स्किल के द्वारा दिए गए हों। आप देखिए आज युवा जो उत्तर प्रदेश का युवा है वह रोजगार देने की स्थिति में है, वह रोजगार दे रहा है। थोड़ा सा भी जिसके अंदर जागृति है वह सरकार द्वारा जो लाभ मिलता है स्टार्टअप में, स्किल में और ब्याज में, जिस तरह जो लोन में जो ब्याज
माफी दी जाती है, उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश का युवा अपने आप को जहां तक मुझे याद है कोरोना काल में भी इसी तरह की एमएसएमई सेक्टर से लेकर टूरिज्म सेक्टर में भी ब्याज में माफी भी दी गई थी, जबकि ब्याज मुक्त लोन भी दिया गया था। और अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि उसका कितना प्रभाव देखने को मिला। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा इस पर और रोहन जी आपके पास आना चाहूंगा। आज मैं पी चिदम्बरम जी को सुन रहा था, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। ही मेड सम रियली स्मार्ट स्टेटमेंट्स, बट जब मैं एक खबर पढ़ता हूँ कर्नाटक में कि कर्नाटक में 14 घंटे काम करवाने की बात की जा रही है, वहां मैं सोचता हूँ कि वहां पर ये इस पॉलिसी को लाने का इसको विचार क्यों किया गया। मैं सबसे पहले इस पे जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं केंद्र सरकार को, उनकी पॉलिसीज को या मौजूदा बजट को, तो ये जो 14 घंटे काम करने के बिल लाने की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कि आपको नहीं लगता कि इससे आप एक व्यक्ति का रोजगार खा रहे हैं और एक अतिरिक्त भार डाल रहे हैं आप एक एम्प्लॉय पे? अभिषेक जी, 8 घंटे के बाद जो 14 घंटे वाली बात है, उसको अगर आप विधेयक को, किसी ने जो प्रस्तावित विधेयक है उसका ड्राफ्ट कर्नाटका की वेबसाइट पर अवेलेबल है, किसी को कोई भी देख सकता है, बायलैंग्वेज है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि 8 घंटे के बाद की जो भी ड्यूटी है या जो भी काम करना है, ये डिपेंड करेगा एम्प्लॉयर पे और एम्प्लॉय पे, कोई ये बाध्यकारी नहीं है। अब ये हुआ कि 14 घंटा काम कैसे कराया जाएगा, इसके लिए कानून, जो पुराने लेबर लॉज थे उसमें सुधार किया गया है और ये खुद मांग रही है। आपने खुद सुना नारायण मूर्ति जी को, उन्होंने कहा 70 घंटे काम करने की बात हुई है और वो कितने क्रिटिसाइज हुए ये भी आपने सुना होगा, क्योंकि आज तो जरूरी ये है कि व्यक्ति को 7 घंटे 8 घंटे भी काम मिल जाए तो बड़ी बात है। क्योंकि ये करना है, आपने जो बात कही मैं उसको इस तरह से कहूं कि अगर कॉर्पोरेट, क्या आप कॉर्पोरेट के लोगों को एकदम देवदूत मांगते हैं, एकदम गाय तुलसी मानते हैं कि आपने कह दिया कि अगर वो करना चाहे तो ये करेंगे? डोंट यू थिंक कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा आपके इन प्रावधानों से? अभिषेक जी, देयर इज अ ट्रिकी पार्ट ये है कि यू हैव बीन टू, आप जर्नलिस्ट रहे हैं, आपको पता होगा कि आदमी जब जाता है फील्ड में 12 घंटे 10 घंटा 14 घंटा काम कर ले जाता है, तो वहां आपको कोई आपका एडिटर जो सर पे बंदूक नहीं लगाता, आप खुद से करते हैं ना, वही सेम चीजें होती है कि जिनको आगे मैं एक चीज आपके नजरिए में लाना चाहूंगा। आज तमाम वेस्टर्न कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया से लेकर न्यूजीलैंड, अमेरिका में भी एशियन एम्प्लॉयज का विरोध इसलिए सबसे ज्यादा हो रहा है। प्रावधान उनको ओवर टाइम का दिया गया है, लेकिन इसके चलते वहां के लोकल लोगों की, उनकी मानसिकता ये बन गई है, इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, दे आर गोइंग टू अर्न मनी देयर, बट दे आर टेकिंग देयर जॉब्स, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी इज बीन हैपनिंग देयर। आपको लगता है कि यही मानसिकता को यहाँ भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं गलत भी है? हमारे लिए क्या प्रायोरिटी नहीं है कि एक कर्मचारी की अगर आप बात करें तो उसकी मानसिक जो है शांति को भी हम बनाए रखें? वर्क लाइफ बैलेंस का जो टॉपिक है जिसपे डिबेट, ये बहुत अलग तरह की डिबेट है, लेकिन अब मैं जैसा आपसे बोला कि ये बाध्यकारी नहीं है, वो लोग जो करना चाहते हैं और वो लोग जो करवाना चाहते हैं, तो ये तो आज भी लोग ओवर टाइम करते हैं, डबल शिफ्ट करते हैं, भारतीय रेलवे 36 घंटे काम करा लेती है। ये एक बड़ा सवाल है। खैर, क्योंकि युवाओं के रोजगार को लेकर आपकी पार्टी के बड़े लीडर्स का भी मुखर रहे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि जरूरी ये भी है कि ज्यादा हाथों को रोजगार मिले। क्योंकि अगर आप ईपीएफओ में जो स्कीम लाई गई है, जिसको लेकर भी आप ही की पार्टी के नेताओं ने कहा जो इंसेंटिव लिंक्ड स्कीम है, ये तो हमारे खुद के मैनिफेस्टो की है, इसको भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप ही के पार्टी के, आप ही के सहयोगी दल, ये कह के कि इससे क्या हासिल होने वाला है। जबकि मेरा यही सवाल अशोक तिवारी जी, आज सबसे ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रोजगार पहुंचे, भले ही आमदनी थोड़ी कम जरूर हो, क्योंकि जो प्रावधान किया गया है कि अगर ईपीएफओ में पहली बार कोई रजिस्टर हो रहा है, अगर 1 लाख तक की उसकी आमदनी है, मतलब मान लेते हैं 8 से 8 लाख तक की उसकी मासिक आमदनी होगी, उसको थोड़ा और इंसेंटिव जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि एक शुरुआत है, ठीक ठाक शुरुआत? देखिए, हम बजट पर कुछ बोलना चाहते हैं जी, अपनी बात रखना चाहते हैं। बिल्कुल। जो ये बजट आया है जिस पे आपका डिबेट हो रहा है, ये बजट हमारी नजर में एक नाउमीदी का बजट है और एक निराशाजनक बजट है। कुर्सी बचाने का बजट है। कुर्सी बचाने पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, जनता की सुविधाओं पर, जनता के विकास पर कम ध्यान दिया गया है इस बजट में। सच्चाई ये है कि इस बजट में आधी अधूरी नौकरी जो दी गई है, जो इस बजट में जिस तरह से अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप दिया गया है, उस पर आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण का तो कुछ होगा नहीं, आरक्षण तो कहीं लागू हो नहीं रहा है। मेरी समझ से दलितों को किनारा किया गया है, पिछड़ों का कोई पुरसा हाल नहीं है, किसानों की भी भारी उपेक्षा है इसमें। और इस बजट में
स्वास्थ्य और शिक्षा पर बहुत बड़ी कटौती की गई है। आप देख लीजिए। आपने कहा किसानों के साथ कुठाराघात किया गया, लेकिन उनका तो बजट और प्रावधान जो बढ़ाया गया, कुछ घटाया तो नहीं गया। अरे कुछ नहीं किया गया। एमएसपी पे क्या किया गया, मंडी का क्या हाल है, मंडी में क्या किया गया। सवाल इस बात का है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। किसान तो हमेशा उसका जो है नुकसान में ही रहा है। उसकी आमदनी का कुछ भी उपाय नहीं किया जा रहा है कि आमदनी कैसे बढ़े या एमएसपी का क्या हो, गारंटी कैसे मिले एमएसपी पर। ये सारी चीजें सेटिसाइड कर दी गई, साइड लाइन कर दी गई। स्वास्थ्य और शिक्षा, इसको आप स्वयं मीडिया है, इसको देख लीजिए किस तरह से दरकिनार किया गया है, किस तरह से कटौती की गई है, किस तरह से कम किया गया है। सवाल इस बात का है कि जो आपका रियल एस्टेट था, रियल एस्टेट में भी लाद दिया गया गेन टैक्स। मैं कहता हूं बड़े भारी कारोबारियों के लिए चलो ठीक है जो कुछ भी किया आपने, लेकिन इसमें बहुत बड़े स्तर पर निवेश होता है। रियल एस्टेट में भी मध्यम वर्गीय और जो है कम पैसे वाले लोग भी निवेश करते हैं छोटा मोटा, और उनके निवेश पर भी इस तरह से टैक्स। तो इसको सोचना समझना चाहिए था। अभी वो स्थिति नहीं है कि इस तरह से गेन टैक्स लगा देंगे आप। सवाल इस बात का है कि इसको बारीकी से देखेंगे। अशोक जी, मैं इस पे एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरह का एक्सपेंडिचर है और जिस तरह की आजकल डीबीटी की वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है, जो एक्स्ट्रा बोझ राज्यों पे पड़ रहा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं जिस तरह से टैक्सेस लगाए जा रहे हैं राज्यों के द्वारा, आपको नहीं लगता, आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, मैं जिस शहर में इस वक्त कह रहा हूं वहां पे भी इन्हें बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि राज्यों के ऊपर भी बोझ है एक्सपेंडिचर का, क्योंकि वेलफेयर स्कीम आप चला रहे हैं, लेकिन बजट तो आपको भी मेंटेन करना है, तो सरकार को ब्याज तो बढ़ाना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो गेन टैक्स में जो छूट मिल रही थी अभी तक, उसको लगा दिया आपने। सवाल इस बात का समझिएगा तो आपको भी लगेगा कि ये बोझ लादा गया है। और सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे वैल्यूएबल प्रदेश है, सबसे ज्यादा डिमांड है यहाँ पर व्यवसाय की या जो है रोजगार की या जो है नौकरी की, सरकारी नौकरी की, पिछड़ों के दलितों के हक की, जो कि बराबर मारा जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार और आंध्र से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, बिहार आंध्र को देना चाहिए बजट, लेकिन बिहार आंध्र का ही ध्यान रखा जाए और सबका कटौती करके वहां पर कर दिया जाए। तो ये इम्बैलेंस बजट है, टोटल इम्बैलेंस है। ठीक है, इसमें कोई बैलेंस ही नहीं। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, आप चाहूंगा थोड़ा समय ले लिया मैंने। दलितों का और पिछड़ों का हक बहुत मारा गया है। ठीक है प्रदीप जी, आपने सभी को सुना और मैं जानबूझ के आपको सबसे आखिर में लेना चाहता था, क्योंकि सभी ने अपने अपने तर्क रखे हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल जो बजट एलोकेशन हुआ है केंद्र की तरफ से अलग अलग योजनाओं के थ्रू, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और मौजूदा जो स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल रोजगार को लेकर और आमदनी को लेकर जो है विपक्षी दलों के द्वारा उठाया गया है, उसको लेकर जो कदम केंद्र के द्वारा उठाए गए, चाहे वो इंसेंटिव लैंडिंग स्कीम हो, ईपीएफओ के थ्रू जो नए नए प्रावधान किए गए हैं, या फिर जो इंटर्नशिप्स कराई जा रही है 500 कंपनी द्वारा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका और किस तरह से देखते हैं आप इसे? अशोक जी, आपका डिवाइस प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। जी, आवाज आ रही है, बोलिए। हमसे सवाल है क्या? जी अशोक जी, आपसे। हमसे सवाल है क्या? जी सर। सवाल मुझसे है? जी सर। अच्छा, हम ध्यान नहीं दिया, मुझे किसी और सवाल कर रहे हैं आप। नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप कह रहे हैं कि अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है, इंटर्नशिप कराई जा रही है। माफ कीजिएगा प्रदीप जी, आपसे सवाल था, सॉरी। वही तो मैं चक्कर में मुझे कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, सॉरी। मेरे से क्यों दोबारा कह रहे हैं? जी, सॉरी प्रदीप जी, आपसे था। प्रदीप जी, आपका डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए, मुझे इसीलिए कंफ्यूजन हो गई थी कि वो लिप्स। अच्छा, हाँ। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं प्रदीप गोयल बोल रहा हूँ। जी। मैं ये कहना चाहूंगा, जितनी मैंने अभी तक राजनीतिज्ञों की बात सुनी है, उसके आधार पर ये लग रहा है कि बजट शब्द ही अपने आप में बहुत ही खराब होता है। पिताजी बनाते थे तो पूरा घर नाचता था, और बीवी बनाती थी तो सब लोग उस पर विरोध करते थे। तो बजट को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि पूरी व्यवस्था को चलाना है। जिस तरीके से पहले के अमाउंट थे, वो अमाउंट बढ़ के इस समय जो है हमारा बढ़ता चला जा रहा है, और हम इस समय 5वीं दुनिया की इकोनॉमी में हैं और तीसरी इकोनॉमी में जाने की सोच रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमसे आगे अमेरिका और चीन रह जाएगा। तो इस तरह के बजट की सोच ही बहुत अच्छी है,
और जैसा आपने पॉइंट रखा था कि बजट कभी भी अच्छा नहीं होता है, इसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि जिसे कॉस्ट आती है, जिस पे टैक्स का बर्डन आता है, वो नाराज होते हैं, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाता है तो वो नाराजगी देते हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे रोजगार के विषय में बात हुई है, तो रोजगार, स्वरोजगार से ही ये देश बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज्यादा है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जो 10 लाख और 20 लाख की गई है स्कीम, जिसके अंदर लोन देके लोग अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, और वो रोजगार खुद भी बढ़ाएंगे और आगे और भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस तरह की स्कीमें आने से वो इकोनॉमी में, एसएमई सेक्टर में भी बेनिफिट आएगा। और नहीं, ये बातें बिल्कुल कही जाती है, लेकिन प्रदीप जी, इसमें मेरा सवाल है, क्योंकि बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण सामने आया, उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा भरा जा रहा है देश में बजाय कॉर्पोरेट टैक्स के। यानी कि आम जो इनकम कमाने वाले हैं वो ज्यादा टैक्स भर रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। एक पहला सवाल ये, और ये इसलिए और भी दिलचस्प बन जाता है क्योंकि ये इनकम टैक्स भरने वाले देश में मात्र 2% लोग हैं, वो तब भी कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा है। 15 लाख देश में रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनीज हैं, उसके बावजूद कॉर्पोरेट टैक्स कम है। एमएसएमई सेक्टर की लगातार बात होती है। आज ये जो कॉर्पोरेट टैक्स कम है, अगर हम इसको देखें, 15 लाख कंपनीज में से भी मात्र 5.6 लाख कंपनियां टैक्स भरती हैं। एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज जो है टैक्स या तो भर नहीं पा रही हैं या फिर वो घाटे में है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अगर हमारी प्रायोरिटी एमएसएमई सेक्टर है तो ये इतना क्रंच क्यों है? क्योंकि सर आपने अभी बात करी जी, इस समय इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत आगे बढ़ गया है, और हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आईटी कंपनीज हैं, इनकी अंदर सैलरी पाने वाले लोग जो हैं वो 1-1 करोड़ रुपए से ऊपर की सैलरी पा रहे हैं। तो उन सबके ऊपर जो पर्सनल टैक्स पड़ेगा उस पर कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पड़ सकता, जबकि वो कॉर्पोरेट जगत के लोग होते हैं। तो इस वजह से आपको पर्सनल टैक्स ज्यादा दिख रहा है और कॉर्पोरेट टैक्स कम दिख रहा है। वरना अभी भी जो पर्सनल टैक्स के लोग हैं वो बहुत कम परसेंटेज में टैक्स दे रहे हैं, चाहे रिटर्न ज्यादा भी भरी जा रही हो। मैं ही यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रिटर्न भर रहा हूँ जिसमें 7 लाख रुपए और 8 लाख रुपए तक की अमाउंट पे टैक्स ही नहीं आ रहा है, जबकि जिनकी 50 लाख से ऊपर की टैक्स है वो लोग दबे जा रहे हैं। जिनकी 1 करोड़ रुपए से ऊपर तनख्वाह आ रही है, उनकी 2-2 महीने और 3-3 महीने की तनख्वाह सिर्फ टैक्स में ही चली जा रही है, जबकि वो बहुत रईस दिख रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो उन लोगों पे सबसे ज्यादा है। जी, यही तो मेरा सवाल था सर कि कंपनीज जो है उनको ज्यादा टैक्सेस भरना चाहिए या फिर एम्प्लॉयज को। एक टकराव है, मैं इस पे आगे एक और चीज जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज ऑलवेज सेड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आप जो स्कीम्स आप लेके आ रहे हो, क्या ये मिनिमम गवर्नमेंट है? देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम का ये जो कॉन्सेप्ट है कि गवर्नेंस पे कवर करता है कि गवर्नेंस कितनी होगी। ये तो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का इशू हो गया, ये हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है जिसपे मैं कोई आपको गहन जवाब दे सकूं। जी, क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि वी वांट टू हैव अ फ्री मार्केट। हम चाहते थे, ये थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल कह सकते हैं, अमेरिकन स्टाइल अप्रोच है, बट स्टिल ओपन मार्केट चाहिए जहां पर हर व्यक्ति आके काम कर सके, अपना खुद का रोजगार कर सके, अपनी बिजनेस खोल सके, जैसा कि 1990 के बाद हमारा अप्रोच होना चाहिए था। उससे पहले हम जैसा कि देखते थे जिस तरह का सिस्टम था, ठेका सिस्टम था, तो लाइसेंस सिस्टम था, उसको फ्री करने की बात हुई थी और 2014 में उसको बहुत एग्रेसिवली प्रमोट किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं हम वापस उसी तरफ लौटते चले जा रहे हैं। प्रदीप जी, इंडिया के अंदर खत्म हो और चीजें माफी चाहूंगा सर, आपके ऑडियो में थोड़ी खराबी आ रही है और वैसे भी समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत सारे सवाल थे जो छूट गए हैं, आम जनता जिनके जवाब अभी तलाश रही है। बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण अभी भी जारी है। गवर्नमेंट का जो विजन है उसे भी समझने में अभी और थोड़ा समय निश्चित रूप से लगेगा। तमाम तरह के बयान जरूर आ रहे हैं, कुछ बयान जल्दबाजी में दे दिए गए हैं और कुछ जो फैसले लिए गए हैं उनका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये तो खैर आने वाले समय में ही समझ में आएगा। लेकिन तमाम राज्यों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां भी हैं और अपनी अपनी उपलब्धियां भी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।